नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का, और आज बजट वाली गुड न्यूज क्या आई है उसी पर चर्चा करेंगे। तो जिस बजट को लेकर कल तक अटकलों का बाजार गर्म था, उस बजट को आज वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है। बजट में किसे क्या मिला, किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, अब हर कोई इसी का कैलकुलेशन कर रहा है। लेकिन बजट को जो फील गुड फैक्टर है, बजट के जो फील गुड फैक्टर्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इस बार बजट में टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए तक कर दी है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर से बदलाव किया गया है और इस बजट के जरिए किसानों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि बजट पिछली बार के मुकाबले 21.6% ज्यादा है। इस बजट में महिलाओं को भी मोदी सरकार ने खास तोहफा दिया है। कामकाजी महिलाओं को नौकरी में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इसके लिए दफ्तर पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए भी क्रेश बनाने का ऐलान किया गया है। युवाओं के लिए इस बजट में तमाम तरह के फील गुड फैक्टर्स हैं। मसलन देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग की बात इस बजट में कही गई है। यही नहीं, उन युवाओं के लिए बजट में अच्छी खबर है जिनकी पहली नौकरी वो कर रहे हैं और जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है। सरकार अब उन्हें ईपीएफओ के जरिए 15,000 की मदद भी करने जा रही है। तो बजट में इस बार सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए भी अपना खजाना खोला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रोजगार से लेकर राजनीति तक इस बजट के जरिए सभी को साधा गया है। इस बजट पर आपसे कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने भी क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी। स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार
स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। मैं विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। ये बजट विकसित भारत के निर्माण की नींव का बजट है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, और इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। यह बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। देखिए, सरकार की तरफ से इसको अच्छा बजट कहा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार तंज कस रहा है। विपक्ष की राय भी एक बार आपको दिखा देते हैं। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं।
अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? कोई खास बात नहीं हुई है। और जो शुरू में कहा गया कि 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। आपने दवाई के बारे में क्या बोला सर? कैंसर की और कुछ दवाइयां जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है, उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अच्छा किया। बिहार को जरूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल उछल के बातें होंगी। थैंक यू। ऐसा है, नायडू साहब से और नीतीश साहब से डरा हुआ बजट है, बाकी कुछ नहीं है। ना देश के लिए ना नौजवान के लिए। चिकित्सा खाली कर दिया, कोई मतलब ऐसा बजट है जिसके अंदर पूरा डर परिलक्षित हो रहा है। देखिए, अपना विजन इनका कुछ नहीं है, अपना विजन कुछ नहीं है। अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में योगेंद्र कपूर जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ प्रोफेसर विवेक सिंह, इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि आर कुमार हमारे साथ है, इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। देखिए, सरकार ये कह रही है 5 साल की प्लानिंग और विकसित भारत का ये पूरा बजट है। शुरुआत रवि जी आप ही से, फॉरवर्ड लुकिंग बजट के तौर पर अगर सरकार इसको कह रही है, पहला रिएक्शन आज के बजट को लेकर आपका? देखिए, मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूं, बिना किसी पॉलिटिकल अप्रोच के, कि ये बजट इकोनॉमी को बढ़ाने वाला बजट डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये नहीं है। क्योंकि ये बजट हम लोग ये दोबारा सरकार ने गलती की है कि उन्हीं 80 करोड़ लोगों को फोकस किया है जिनको 5 केजी अनाज दिया करते थे। मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष में बात नहीं करूंगा। ना तो आपने टैक्स रेजिम में कोई खास बदलाव किया। आप कहते हैं कि इन्वेस्टर आए हमारे यहाँ, आपके जो एक HNI वो छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों? आपने उनके लिए कोई बदलाव नहीं किया। आप कहते हैं कि 500 कंपनी लाखों लोगों को रोजगार देगी। वो 500 कंपनी कौन होगी, किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, और क्या वो 500 कंपनी में जब 4-4 हजार लोग ही करके इंटर, इसको ग्राउंड पे लाना बहुत मुश्किल होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक इन्होंने मुद्रा स्कीम को 10 लाख को बढ़ा के 20 लाख किया। वो मुद्रा स्कीम नहीं, वो मुर्दा स्कीम है, क्योंकि उससे बैंक का NPA बढ़ेगा। अगर बैंक का NPA बढ़ेगा तो लोड किसके इकोनॉमी पे लोड आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बजट न्यूट्रल भी नहीं कर सकते, न्यूट्रल से भी नीचे है। अब चाहे किन्हीं को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन बजट आप नहीं कर सकते, सुपर बजट है। पहला रिएक्शन आपका। अश्विनी राणा जी, एक रिएक्शन आपसे आज के बजट को लेकर। देखिए, बजट कुल मिला के सरकार ने हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। जो उनकी सोच थी, जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से था कि महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। स्किल डेवलपमेंट करके, इंटर्नशिप करके युवाओं को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, महिलाओं को देने के लिए, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। लेकिन 1-2 बड़े जो फैक्टर हैं वो इसमें तो दिखते नहीं है। पहला ये है कि जो हेल्थ है उसके ऊपर कुछ इस प्रकार से कुछ नहीं है। इंश्योरेंस की जो स्कीम है, प्रीमियम है, उसके ऊपर बहुत GST है, उसके बारे में कोई रात नहीं। वाला हेल्थ के बारे में आयुष्मान भारत की बात की जाती है, लेकिन उसके बारे में इस बजट के अंदर कोई बहुत बड़ी स्कीम लाने की कोशिश नहीं की गई। दूसरा ये है कि ये जितनी स्कीम्स हैं, जो लोन की व्यवस्था है, वो सब कुछ बैंकिंग से होगा। लेकिन अगर बैंकिंग से होगा
तो बैंकिंग के लिए आपने क्या किया है? बैंकों में आज डिपॉजिट जो है वो कम है, लोन ज्यादा है, तो बैंकों की ग्रोथ जो डिपॉजिट के लिए आपको कुछ करना चाहिए था कि जो डिपॉजिटर है वो बैंक में पैसा जमा कराएं, उसके लिए कुछ इंसेंटिव देना चाहिए था। यानी वो जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर कोई जीएसटी है, उसको आप जो टैक्स है उसको कम किया जाए, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं है। सारा कुछ करना बैंकों ने है, तो बैंकों को भी आपको जो है फाइनेंशियली भी सपोर्ट करनी पड़ेगी, और जो वहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगातार घट रही है, तो उन कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी ताकि ये सारा जो लोन देने का काम है, चाहे एमएसएमई का है, चाहे मुद्रा का है, या जो युवा ट्रेनिंग लेके आए उनको देने का है, यानी ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन बैंक के थ्रू नहीं है, बैंकों को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। ओवरऑल तो ये दो बिल्कुल अश्विनी जी, ओवरऑल रवि जी ने बताया कि प्रैक्टिकली ज्यादा पॉसिबल नहीं, और आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के एंड पर दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं। योगेंद्र जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो इसके अंदर शॉर्टकमिंग्स हैं मैं उन पे एक एक करके आना चाहूंगा। मेरा ये मानना है कि ये टाइम जो है फ्रेश टैक्सेस का नहीं था इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज। जो गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्सेशन अब इंक्रीज करी है, ये जो है हमें ये समझना है कि ये हमारे मासेस को अफेक्ट करती है, तो इसलिए ये चीज जो है मेरे हिसाब से ये अवॉइडेबल थी। इसके अलावा एक अगर हम ये देखें कि न्यू रिजीम के अंदर तो उन्होंने टैक्स स्लैब्स को जो रिजेक्ट किया है उससे एक 17,500 का मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन ओल्ड रिजीम के जो भी ऑप्ट करने वाले लोग हैं उनको इस बजट में कोई बेनिफिट जो है नहीं मिला है, और वही तबका सबसे ज्यादा नजर गड़ाए हुए था। एब्सोल्युटली। और एक तरफ देखिए गवर्नमेंट का फोकस जो है रियल एस्टेट सेक्टर को भी प्रमोट करने का है, और उसमें जो है एक जाहिर सी बात थी कि अगर हम ये देखें कि जो एक इंडिविजुअल को डिडक्शंस मिलती हैं, चाहे इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, ये एक लिमिट जो है एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे बहुत ऑलमोस्ट 10 साल से जो है वो 2 लाख पे ही रिस्ट्रिक्ट करी गई है। तो ये जो है टाइम एक बिल्कुल एप्रोप्रिएट था कि जिसमें 2 से बढ़ा के उसको 3 लाख किया जाना चाहिए था, लेकिन वहां से उम्मीद नहीं पूरी हुई है। प्रोफेसर विवेक सिंह, आज के इस बजट को लेकर आपका कमेंट? देखिए, नमस्कार। देखिए, जहाँ पे बजट की बात है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सुबह से। देखिए, अगर आप बजट को देखना चाहेंगे तो भारत के बजट में आपको कई चीजों को साधना पड़ता है। आपको सामाजिक जो स्थिति है, सुरक्षा है, उसको देखना पड़ेगा, आपको जो है ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा, आपको संतुलन भी बनाना पड़ेगा। तो सब देख कर जो है आप बजट बनाते हैं। देखिए, अगर आपको बजट को देखना हो तो पूर्ण समीक्षा होनी चाहिए, उसमें आपको 4-5 फैक्टर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला है कि ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, क्योंकि जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके भी इस पर फोकस किया गया है, और जो जितना भी हो सकता है गवर्नमेंट जितना कर सकती है, क्योंकि एक लिमिटेशन है टैक्स जो हमारी जो रेवेन्यू है उसको देखते हुए ग्रोथ ओरिएंटेड पूरी का पूरा फोकस है बजट में। दूसरी बात यह है कि आपने रूरल सेक्टर को कितना आपने इंपॉर्टेंस दिया है। तो देखिए, आप अगर रूरल सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगभग 1.5 करोड़ दिया गया है। आप जो है रूरल डेवलपमेंट पे 2.66 करोड़ के ऊपर फोकस किया गया है। आप जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और आप उस पर जो है लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर आप जो है दे रहे हैं। आप 1 लाख इंटर्नशिप के ऊपर सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। यहाँ पे आप युवाओं को जो तवज्जो दे रहे हैं, आप जो है महिलाओं को तवज्जो दे रहे हैं, आप रूरल सेक्टर को तवज्जो दे रहे हैं, आप 25,000 विलेजेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो ऑल वेदर जो कनेक्टिविटी होगी, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन को कैसे हम टारगेट करें। तो इन्फ्लेशन 5% के आसपास है, जो कि आपने टारगेट किया उसको ठीक से। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैपेक्स पर आपने कितना खर्च किया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है आपको ग्रोथ के लिए। तो उसमें आपने 11.5 लाख करोड़ रुपए आपने खर्च किया है। फिस्कल डेफिसिट को आपने टारगेट किया कि 4.9% होगा। तो आप समग्रता में देखिए तो सरकार जितना कर सकती है सरकार ने उतना किया है, और सभी के लिए कुछ न कुछ किया है। और एक बात बता दूं जो बार बार हो रहा है आंध्र प्रदेश का और बिहार का, देखिए हर बजट में हर सरकार, हर जो है गवर्नमेंट जो है कोई भी हो, हर स्टेट गवर्नमेंट के सब स्टेट इंडिया से बिलोंग करते हैं, और सब स्टेट के लिए कुछ न कुछ किया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया है, बंगाल के लिए किया गया। तो ऐसा नहीं है, हर बार जो है हर स्टेट को साधा जाता है, और इस बार भी आंध्र प्रदेश को और जो है बिहार को कुछ अलॉटमेंट किया गया है। तो इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। बजट जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल संतुलित है। जहां हम जो है 50 साल के बाद सोच रहे हैं कैसे देश हमारा डेवलप हो
2047 ठीक है सर, वही यहीं हमारा से फोकस ये भी है हाँ। कि हम गरीबों पर भी फोकस करें। ठीक है, आपने ओवरऑल बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन इसी के साथ साथ अश्विनी जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। और जब सरकार ये कहती है कि हम आने वाले 5 साल की प्लानिंग हमारे इस बजट में नजर आएगी और हमारा ये जो बजट है ये विकसित भारत की तरफ जा रहा है। रवि जी, जब हम विकसित भारत और 5 ईयर प्लानिंग की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम विकसित भारत पर फोकस करें, तो देखिए एजुकेशन का बजट कितना है उससे आप अंदाजा लगाइए, 1,26,000 करोड़। हेल्थ का बजट कितना है? जब तक एक देश का युवा एजुकेटेड नहीं होगा, एजुकेशन और हेल्थ पर हम फोकस नहीं करेंगे, कैसे हम अपने देश को विकसित भारत की तरफ ले जा सकते हैं? 89,000 करोड़ हेल्थ का बजट है और इसमें सोशल वेलफेयर की अगर बात कर ली जाए तो 57,000 करोड़। रवि जी, आप रोजगार देने की बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी नहीं, मैं इसको रोजगार से भी देखिए ना सर। जब इसको पूरी तरह से हम सब कह रहे हैं कि यूथ ओरिएंटेड है, रोजगार मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट होगी, लेकिन वो तो फिर एजुकेशन के अंडर ही आएगा ना। तो वही में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको स्किल्ड कर ही नहीं रहे हैं, तो रोजगार कहां से मिलेगा? मैं माफी चाहता हूं, मैं एक शब्द में थोड़ा सा इसको सम अप करूंगा। जब मोदी सरकार 1 की हम बात करते हैं, तो उस वक्त एक स्कीम आया था अभी, जिससे इन्होंने बोला कि हम 30 लाख से ऊपर की आबादी वाले 14 शहरों का विकास करेंगे। उस वक्त स्मार्ट सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट आया था। स्मार्ट सिटी के नाम पे एक ही चीज हुआ, जिस जगह जो छोटे छोटे शहर थे उनके लैंड की वैल्यू बढ़ गई, वहां एक कॉमन मैन के लैंड खरीदना मुश्किल हो गया। देखिए, अनाउंसमेंट करना और एग्जीक्यूट करना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आज हम बेसिक एजुकेशन पे फोकस कर नहीं रहे हैं। आज हमारे पास स्किल डेवलपमेंट से यूथ है नहीं। हम किस तरफ इकोनॉमी को लेके जाना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, वही बात है, किस तरफ इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ विकसित भारत की बात हो रही है, 5 ईयर प्लानिंग की बात हो रही है कि इस बजट से हमें वो सब कुछ नजर आएगा। लेकिन अलग अलग तबके की अगर हम बात करें, सरकार का फोकस था महिलाओं पर, सरकार का फोकस यूथ पर, सरकार का फोकस किसानों पर, और इन सब की राय क्या है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the 4th scheme under the Prime Minister's package for skilling and collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. Industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees
with a guarantee from a government promoted fund. बजट आ चुका है। बजट को लेकर देश भर में क्या माहौल है ये समझने के लिए हम महिलाओं के बीच आ गए हैं, क्योंकि देश का जब बजट पेश होता है तो सबसे ज्यादा जिस पर नजर होती है वो आधी आबादी पे ही होती है। आधी आबादी, यूथ, गरीबी दूर करने के लिहाज से और अन्नदाता को बेनिफिट मिले, इसको देखते हुए ये बजट पेश हुआ था। आप खुद यंग हैं अभी। बजट में युवाओं को इंटर्नशिप की बात कही गई है। 500 बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलेगा, स्टाइफंड मिलेगा। कैसे देख रहे हैं इसको? ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एज बीइंग अ स्टूडेंट अगर मैं ये चीज़ बताऊं तो मुझे ये चीज़ काफ़ी फैसिनेट लगी, बिकॉज इसमें ये चीज़ अगर हम लास्ट टाइम से देखे जाए तो बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है एंड ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग, एंड आई थिंक कि अगर ये चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सो दैट वी कैन डू इट बेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको काफ़ी अच्छे पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ एंड आई थिंक कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छे से मिली जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के लिए अलग से राशि रखी गई है, और साथ में ये भी अच्छा है कि जैसे उन्होंने कैंसर पेशेंट वगैरह की जो मेडिसिन वगैरह है वो उन्होंने कर दी है, कम कर दिया है, तो ये तो अच्छी चीज़ है। और जैसे उन्होंने वो जो प्रशिक्षण वाला है वो बहुत अच्छा कर दिया है कि लेडीज़ अपना कर सकती हैं, और जो सब रोजगार के लिए उन्होंने बजट बढ़ा दिया है वो ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि महंगाई में इतना छोटे बजट में हो नहीं पाता कि हम कोई ऑक्यूपेशन खोलें, कुछ भी बिजनेस वगैरह खोलें, उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो वो अमाउंट राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। राजेश जी, मुझे ब्रेक लेना है लेकिन एक रिएक्शन जल्दी से आपसे चाहूंगी, वो ये कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स बढ़ने से क्या उनको नुकसान नहीं होगा? डेफिनेटली जो जनता की अपेक्षाएं थी इस बजट में कि जो इक्विटी में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है आफ्टर कोविड, जो पहले डीमैट अकाउंट थे अराउंड 3 करोड़ थे और अभी जो काउंट है इट इज मोर देन 15 करोड़। तो जो जनता का एक एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में इसको छूट दी जाए, तो छूट देने के बजाय इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स की बढ़ोतरी कर दी गई है और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भी इसमें बढ़ोतरी गई है। और इसका परिणाम हमने देखा है कि मार्केट काफी गिरा है शुरू में। तो उसका मेन रीजन वही है कि उन्होंने जो टैक्स में छूट देना चाहिए थी उसमें उन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी की है। और दूसरा, अभी ये लाइन बाय लाइन जो सेक्शन है वो मेरे सामने आया नहीं है, ठीक है, मगर इसमें इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, उन्होंने कहीं पर उसको भी कैंसिल किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस में टैक्स बढ़ा है। बजट वाली गुड न्यूज, और आज बजट से हमें क्या मिला उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और रवि जी, आप ही से सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग भी दी गई है। पहले सरकार कह रही थी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन आज इतना बड़ा अगर हम कहें कि यूथ के लिए ये टारगेटेड बजट रहा तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, यूथ की नाराजगी है और उसको भी साधने की कोशिश। और इसी के साथ साथ जो 5 ईयर प्लानिंग और आगे जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, देखिए 4 जून से लेके सरकार को एक ही मुद्दे पे हर बार घेरा जा रहा था, बेरोजगारी के मुद्दे पे। सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना सारा बोझ अपने सर से उतार के कॉर्पोरेट के सर पे डाल दी। उन्होंने साफ कहा कि देखिए वो मान चुकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट है भी। देखिए 2004 में भी अनएम्प्लॉयमेंट था, 9 में भी था, 14 में भी था, अभी ज्यादा, अभी रेशियो 9.49 का रेशियो है, तो रेशियो हमारा ज्यादा, डेटा ज्यादा है। लेकिन सरकार मान चुकी है, उसी के लिए उन्होंने कहा कि आप लाइए, हम रोजगार देंगे, हम आपको एजुकेशन लोन में कम करेंगे। लेकिन सरकार इस बात को भूल गई कि अगर लास्ट ईयर हम IIT का डेटा देखें, वहां से पढ़ के बच्चे अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब सरकार कहीं पे सामने कहते नहीं कि हम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 500 कंपनियों को सामने लाएंगे और उनसे रोजगार दिलवाएंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात वहीं पे, क्या स्किल्स है नहीं, नॉलेज है नहीं, देंगे कैसे? नहीं, लेकिन यही तो इस बार कहा गया है कि स्किल पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, यही तो बात कही गई है। देखिए आप कह रहे हैं कि स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। विवेक जी बस एक मिनट। स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का कोई प्लान ही नहीं है। एजुकेशन का बजट कितना है? एजुकेशन का बजट नहीं है हमारे पास। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा बढ़ावा देते, देखिए एक चीज और है इस बजट को, मैं साफ बोलता हूँ कि ये बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि एक कॉरिडोर बना देंगे हम बोध गया का, हम रोड बना देंगे और पूर्णिया पटना का हम एक्सप्रेस पे बनाएंगे। लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस पे बनाने से युवाओं
के जीवन में थोड़ी बदलाव होगा। नहीं, लेकिन वहां से भी तो रोजगार जनरेट होगा। देखिए उसी के बाद निर्मला सीतारमण टूरिज्म को भी फोकस करती हैं और ये बात कहती है कि हम टूरिज्म सेक्टर में भी ज्यादा उसमें भी काम करेंगे। तो जब यहाँ पर छोटे छोटे हब्स बनेंगे, टूरिस्ट हब्स बनेंगे, तो रोजगार फिर वहां भी तो जनरेट होगा। देखिए कुछ लोग ऐसे है ना जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते भी है, कुछ लोग कमाते भी है। जो जिन बेचारों का डेली का धंधा था कि हम 1000 रुपया कमा लेंगे, अगर 0.0125 से बढ़ा के आपने 0.2 प्लस में कर दिया तो उनका एसटीडी डायरेक्टली गवर्नमेंट स्लीपिंग पार्टनर बन चुकी है उन करोड़ों डीमेट अकाउंट होल्डर का, जो सोच रहे थे कि 500 रुपया बचेगा, 500 पहले सरकार को दीजिए तब आपके पास बचेगा। सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली वसूलने के चक्कर में लगे हुए। ठीक है, एक बार आप ही की बात पर विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विवेक जी। देखिए जी, मैं काफी देर से बात को सुन रहा था। देखिए अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें बताया गया है कि लगभग 7.5 मिलियन जॉब्स हमको हर साल जो है क्रिएट करना पड़ेगा। उसको देखते हुए बजट में पूरा ध्यान दिया गया है। रही बात अभी बार बार हो रहा है कि स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा। अरे 4 साल पहले जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है और सीधे सीधे 5 करोड़ बच्चे ऐसे हमारे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन पर पूरा हमको भरोसा है। और 1 करोड़ का तो इंटर्नशिप और 4 करोड़ को हम स्किल डेवलपमेंट जब करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से मामला बदल जाएगा। आप इसको देखिए। रही बात आप टूरिज्म सेक्टर, 10 सेकंड केवल, आप टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फोकस करना पड़ेगा और फोकस किया गया, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स की स्किल को डेवलपमेंट करें ताकि वह रोजगार के परख हो जाए। और यहीं पे अगर आप इंटर्नशिप देंगे तो उनको जस्ट बिफोर जो है इंट्रोडक्शन टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, उनको जो है सर उस इंटर्नशिप के लिए स्किल होना जरूरी है ना। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, आपने बहुत अच्छी बात की है कि 5th to 8th तक सरकार ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हालांकि बहुत स्कूल्स में अभी लागू भी हो गई और उसमें स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बावजूद इसके एजुकेशन बजट की अगर हम बात करें तो 1,26,000 करोड़, क्या आप इससे सहमत है? फिर देखिए स्किल तो वहीं से आएगा ना, आपको नौकरी तभी मिलेगी ना, नौकरी तभी मिलेगी। एजुकेशन हमारे पास है लेकिन हम उतने स्किल्ड नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट आज के बजट में कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है, यूथ को भी कर रही है, बड़ी कंपनियों को भी उन्होंने कहा है कि आपको छूट दी जाएगी, लेकिन वो स्किल के लिए तो कहीं ना कहीं आपको जाना होगा, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ना। जी, इसके लिए ही तो 2 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। दूसरी बात जो है, अगर आप एजुकेशन लोन लेंगे उसके लिए भी आपको जो है 10 लाख आपको आर्थिक मदद की जो है की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको तो देखना पड़ेगा। देखिए केवल डायरेक्टली हमको नहीं, हमको इनडायरेक्टली भी सोचना पड़ेगा। अगर हमको स्किल डेवलपमेंट करना है तो आपको फोकस तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे सरकार, देखिए जाहिर सी बात है, सरकार के पास 48 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का टारगेट है, उसके पास जो है 15-16 लाख करोड़ की जो है कमी है, 32-35 लाख करोड़ उसका जो है रेवेन्यू है, तो उससे में आपको सब करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है। आपको हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, एजुकेशन को देखना पड़ेगा। और बिल्कुल आपकी सही बात है कि 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, लेकिन 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त भी तो इंतजाम किया गया है जिससे कि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो और कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली जो है आपको जो प्रमोट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको एजुकेशन को और स्किल डेवलपमेंट को आप साथ में देखिए। ठीक है सर, ठीक है जी। योगेन जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और इसमें आप ये देखिए कि स्किल्स को जो है हम एक सेमी स्किल्ड से लेके हाईली स्किल्ड के अंदर जब उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है कितने गैप्स हैं। टीसीएस जैसी कंपनी जो है उसने अभी पीछे 80,000 जो वैकेंसीज हैं वो अपनी फिल नहीं कर पाई हैं, इस वजह से कि वो कहते हैं कि उनको रिक्वायर्ड स्किल सेट्स नहीं मिल रहे हैं। ये तब बात हो रही है जब हम इंडिया को एक नॉलेज फैक्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर हम बताते चलें कि योगेन जी का अपना एक्सपीरियंस है तो जो शेयर किया है उन्होंने। मेरा ये मानना है कि देखिए जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें फोकस गवर्नमेंट का एज वेल एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का फोकस जो है वो साथ के साथ चलना बहुत जरूरी है। नहीं सर, यही चर्चा हम एक दिन पहले भी कर रहे थे, लेकिन देखिए आज सरकार ने जो अपने बजट में स्किल पर ज्यादा फोकस किया है, तो हम इससे क्या एक पॉजिटिविटी नहीं दिख रही, क्या उम्मीद नहीं जगती है? एब्सोल्युटली, लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑन ग्राउंड जो है क्या हमारे को उसके रिजल्ट्स जो है ट्रांसलेट होते हुए नजर आएंगे। पॉइंट इज कि गवर्नमेंट को यह भी समझना है कि जो हमारा लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, आज आप ये देखिए कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट जो है वो ये सजेस्ट करती है कि इंडिया की बॉटम जो 50% पॉपुलेशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो इंडिया की टोटल इनकम है उसमें सिर्फ 13% है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे वो लोग अपनी इनकम क्यों नहीं इंक्रीज कर पा रहे, क्योंकि उनके पास रिक्वायर्ड इवन सेमी स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए इसके साथ साथ 2 पॉइंटर्स को और एड ऑन कर दूं कि नए इंडस्ट्रियल हब की बात हो रही है और 100 शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ये सब चीजें एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर अगर एकम्प्लिश होंगी तब हम देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स ग्राउंड पे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए राजेश जी एक रिएक्शन इस पर। जैसे कि योगेंद्र जी ने बताया कि ये स्किल डेवलपमेंट एक वास्ट कंसेप्ट है और एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 से इसके ऊपर काफी फोकस किया है। आज भी हम 10 साल के बाद भी उसी टॉपिक को बात कर रहे हैं। उसका एक पर्पस है कि काफी चीजें पेपर पे है और वो हमको मानना पड़ेगा। मगर ये जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट है ये मैं खुद पर्सनली सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छा इनोवेटिव उनका प्रोजेक्ट है, क्योंकि रवि जी ने बताया कि ये स्किल्ड लोग लगेंगे हमको ट्रेनिंग देने के लिए, मगर हमारे पास थ्योरेटिकल स्किल्ड सबके पास है, हमको उनको प्रैक्टिकली इक्विप करना है, उनको ट्रेन करना है, जो कि बाहरी देश में काफी ज्यादा तर तक एमबीए का ट्रेनिंग हो, इंजीनियरिंग हो। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको थ्योरेटिकल नहीं, उनको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, उनको आईआईटी चाहिए, उनको आईआईएम चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, इनको प्रैक्टिकल तौर पे उनको इक्विप किया जा रहा है। तो उस तौर पे अगर 500 कंपनी से काफी अच्छा ये प्रोजेक्ट अगर इंप्लीमेंट होता है तो मैं सोचता हूँ कि प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट इसमें, एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट इसमें होगा। ठीक है, रवि जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये तो वही बातें हो गई कि हम कान को इधर से नहीं पकड़ेंगे, इधर से घुमा के पकड़ेंगे। 500 कंपनियों को टारगेट किया गया, 1 लाख रोजगार, एक साल में 20 लाख, हाँ 1 करोड़ रोजगार, एक साल में 20 लाख। तो कौन सी कंपनियों की 4000 लोगों को लाएगी? और भी 4000 लोग जिनको आप इंटर्नशिप पे रखेंगे उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद वो 4000 लोग किधर जाएंगे? 4000 लोग, देखिए हम 4000 लोगों की बात कर रहे हैं, एक मैन पावर की बात कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे मैन पावर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बड़ा फिगर की बात कर रहे हैं। तो हम तो गिने चुने 100 कंपनियों में सिमट जाते हैं जो कि हर साल 4000 मैन पावर लेने के लिए तैयार है। तो कंपनी कहां से आएगी? क्या रातों रात कोई कंपनी बनाएगी? क्या कोई अलादीन का चिराग रातों रात हमारी इकोनॉमी को बदलने के लिए आएगा? नए इंडस्ट्रियल हब्स बनाने की बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, स्टार्टअप्स को ज्यादा मौका दिया जाएगा, नई नई नौकरियां जनरेट करने की बात हो रही है। तो यही से प्राइवेट सेक्टर से ही तो आएंगी फिर नौकरियां। हम माँ भारती के एक नागरिक होने के नाते हम भी चाहते हैं यही हो। लेकिन हम तो पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, हम कांग्रेस में भी देखे, अभी भी देख रहे हैं कि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अगर कथनी और करनी में फर्क ना हो तो इसको इम्प्लीमेंट, देखिए बहुत बड़ा समय नहीं है। मैं बता रहा हूं ना कि मेक इन इंडिया कितना % सक्सेसफुल हुआ। आज एक व्यापारी सोचता है कि हम चाइना से इंपोर्ट कर लें और यहाँ पे जितना चैलेंजेस हैं, देखिए इंडिया एक ऐसा देश है जहां नॉन कंप्लायंसेस का कॉस्ट कंप्लायंसेस के कॉस्ट से ज्यादा है। मतलब एक व्यापारी व्यापार ना करके कंप्लायंसेस में फंसा रह जाता है। आप सीए, आप बेहतर इस बात को समझ सकते हैं। तो और वहां हम बात कर रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन की, तो आपने डायरेक्टली ये भी कंप्लायंसेस का पार्ट है। इसमें भी किसी का सिफारिश चलेगा, भैया एक कम पढ़ा लिखा, तो उसे जो कंपनी चल रही है उनका भी तो प्रोडक्टिविटी घटेगा। इसका ग्राउंड क्लियरिटी किसी के पास नहीं। हमने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि होगा, और उस अनाउंसमेंट का ग्राउंड क्लियरिटी पेपर वर्क कहीं नहीं है। 500 कंपनी का नाम भी तो नहीं है निफ्टी में 50 टॉप कंपनी आपके पास। देखिए मैं बता रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट का टोटल जो मार्केट वैल्यू है $3.63 ट्रिलियन और आपकी इकोनॉमी की वैल्यू $3.70 ट्रिलियन। अमेरिका की एक कंपनी और उतना मैन पावर उनके पास भी नहीं है। एप्पल का जितना मार्केट कैप है उतना आपकी सबसे बड़ी कंपनी 20 लाख करोड़ की है। आप बिलियंस में प्ले कर रहे हो, वो ट्रिलियंस में प्ले कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया के साथ एक चैलेंज है। इन सब के बावजूद मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, लेकिन सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा ना, इसका ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है ही नहीं। और अब ग्राउंड रिपोर्ट में कौन सी 500 कंपनियां हैं? हम बात करते हैं आज मोबाइल फोन्स की बात करते हैं, वी आर यूजिंग किसी के हाथ में नहीं, लेकिन वही सरकार कह रही है ना। देखिए एमएसएमई में बहुत सारी छूट और कुछ क्रेडिट गारंटीज की भी बात हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शहरों को भी एक तरह से विकास केंद्र, जिसको हम बात कर रहे थे सर, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, उसका जिक्र यहाँ पर है। एक बार प्रोफेसर विवेक सिंह आपसे एक आखिरी कमेंट इसी से जुड़ा लेना चाहूंगी। देखिए अभी बात कर रहे थे कि फोर्ब्स मैगजीन की जो आया था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पर $3.36 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। आप कहाँ से क्या आप कंपेयर कर रहे हैं? देखिए बहुत बोल्ड बात यह है जो हमारे बजट में जो हमको मिला है। देखिए मैं केवल एक सेक्टर की बात करूंगा। अगर ठीक से हम टूरिज्म सेक्टर डेवलप कर दें तो हम $1 ट्रिलियन तो वहीं से ला सकते हैं। देखिए तो ऐसा आप मत करिए कि आप हो नहीं सकता है
ठीक है, आपके पास हो सकता है कुछ हद तक सही हो, लेकिन अगर सरकार ने क्या किया है, और अगर आप देखें तो काफी सेक्टर्स में हम दुनिया में नंबर 1, 2, 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जो है टॉयज में हो, या हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो, या आप देखो फार्मा सेक्टर का टोटल कैपिटलाइजेशन अगर 60 लाख करोड़ का है, तो हम काफी जगह पे अच्छा कर रहे हैं। आप इतना दुविधा में क्यों है, आप इतना जो स्टक क्यों कर रहे हैं? आप जरा भरोसा रखिए और एक साल बाद देखिए। चलिए भरोसा रखिए, वक्त की कमी है। एक आखिरी राजेश जी सवाल आपसे है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो बढ़ाया गया है वो किस तरीके से स्टॉक्स पर लागू होगा? उन्होंने जो अभी प्रपोज किया है कि अभी तक 12 मंथ्स का अगर आपका होल्डिंग है तो उसको शॉर्ट टर्म डिक्लेयर होता था, और 12 मंथ से ज्यादा का अगर होल्डिंग है तो इट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अभी उन्होंने लिस्टेड एंड नॉन लिस्टेड को उसको डिवाइड किया है। अगर तुम्हारा कंपनी लिस्टेड है तो उसको 12 मंथ्स का पीरियड रखा है, और अगर नॉन लिस्टेड है तो उसको 2 इयर्स का उन्होंने टाइम पीरियड रखा है। अगर शॉर्ट टर्म है तो उसका 20% टैक्स रेट उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो कि अभी तक 12.5% से टैक्स होता था, उसको 15% से टैक्स होता था, वो अभी 20%, मतलब उन्होंने उसका जो टैक्स का दायरा है उन्होंने अभी बढ़ाया है। जी, महिलाओं की भी अगर बात कर लें तो उसमें भी पहली 2-3 चीजें जो सबसे ज्यादा, पहली बात तो स्किल को लेकर ज्यादा फोकस किया गया है। योगेन जी आपसे सवाल है, स्किल को लेकर फोकस है, और दूसरा स्किल बार बार जो आप कहते हैं कि स्किल ही नहीं है उसको लेकर फोकस, और दूसरा कि महिलाओं के लिए बाहर जाके काम करना इजी हो, उसके लिए आगे जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी क्रश की सुविधा है। तो ये एक पॉजिटिव देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए हमें ये समझना है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो एक, जब वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो उसमें बहुत जरूरी है कि कोई भी जो इवन वल्नरेबल सेक्शन भी है उसको भी जो है कैसे आप इंक्लूसिव प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इस मैटर में पूरा सेंसिटिव है कि कैसे विमेन जो हैं, अगर हम आज देखें कि इवन इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एक सीनियर पोजीशंस जो ले रही हैं, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बेंचमार्क्स हैं जो एनकरेज करते हैं कि आप उनके लिए जितना भी करें वो कम है, और उनकी लेबर फोर्स के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। तो बजट में किसको क्या मिला, कहां से किसके लिए गुड न्यूज आई, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।